हेलो, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे आप। आपका स्वागत है DCI 9920 पर। देखो, अपन 10th साइंस के डेली अपन सुपर 30 के नाम से क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो मैंने कल डाला था, जो आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और उसको अपने नोट्स में कॉपी भी कर लिया होगा। आज की सीरीज में जो नए क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था और इसका नाम क्या है और सूत्र क्या है? नाम और सूत्र दोनों चीजें पूछी आपको। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण हुआ था, कार्बनिक यौगिक है, और इसका जो सूत्र होता है वो है NH2CO NH2। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, CH4N2O। अगला क्वेश्चन है प्रोपेनेल। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोपेनेल में क्रियात्मक समूह होता है। किसमें? प्रोपेनेल में। देखो, क्रियात्मक समूह होते हैं। ये आपकी किताब का जो कार्बन है उसके यौगिक है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो प्रोपेनेल क्रियात्मक समूह होता है। तो प्रोपेनेल, प्रोपेन तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक है और इसमें एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है और जिसका अनुलग्न होता है एल, और यहाँ से बनेगा प्रोपेनेल। तो इस प्रकार से इसमें एल्डिहाइड समूह है, CHO समूह है। देखो, यहाँ पर मैंने कुछ अन्य क्रियात्मक समूह भी लिखे हैं। जैसे चार क्रियात्मक हेलोजन समूह होता है। हेलोजन समूह में चार क्रियात्मक समूह होता है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोन। इसके साथ में एल्कोहल समूह होता है, जिसे आपने नाम सुना होगा, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो उसमें एल्कोहल समूह होता है जिसका प्रतीक है OH। एक समूह होता है कीटोन, इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ऑल। इसके बाद में कीटोन, कीटोन समूह कीटोन समूह का ये नहीं होता है प्रतीक। कीटोन समूह का प्रतीक होता है C+O। ये प्रतीक होता है कीटोन समूह का, और इसका जो प्रतीक है वो होता है ऑन, अनुलग्न होता है ऑन। और इसके बाद में कार्बोक्सिलिक समूह का जो अ, अनुलग्न होता है वो तो होता है ओइक अम्ल। क्या होता है? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। और इसका जो अनुलग्न जो सूत्र है, जो क्रियात्मक समूह है, वो है C+O और OH, या फिर इसको आप C+O OH के रूप में भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी। कौन सी श्रेणी? समजातीय श्रेणी में यौगिकों के किस गुण में समानता पाई जाती है? देखो, समानता के बारे में पूछ रहा है, किस गुण में समानता पाई जाती है? तो इसके रासायनिक गुणधर्मों में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अगर आपको भौतिक राशियों के सभी मात्रक याद करने हैं तो इसके मैंने यूट्यूब पर एक ट्रिक बना रखी है पूरी कंप्लीट, वहां पर आप जाके देख सकते हो। शक्ति की वाट लगा दी, इस नाम से मैंने ट्रिक बना रखी है, देखिए आप वहां देख सकते हो। तो बताओ, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। फ्यूज तार का गलनांक कितना होना चाहिए? फ्यूज तार का गलनांक, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि गलनांक क्या होता है। तो देखो, गलनांक क्या होता है? किसी पदार्थ का किसी गलनांक ताप से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ताप से। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलने लग जाए या गलने लग जाए, उस ताप को अपन क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो देखो, फ्यूज तार में किसका उपयोग किया जाता है? फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए। तो फ्यूज तार में जो तार का उपयोग किया जाता है उस तार का गलनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि फ्यूज तार को सुविधा की दृष्टि से काम में लिया जाता है। और अगर उसका गलनांक बहुत अधिक होगा तो वो पिघल कर टूटेगा नहीं, जब उसमें कोई खराबी आ जाएगी तो इसलिए उसका गलनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ताकि वो पिघल कर कुछ भी खराबी आने पर टूट जाए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक कौन सा यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक है। तो एरोमेटिक यौगिक है C6H6। इनमें से पता लगाना था, तो ये C6H6 है, ये बेंजीन है। क्या है ये? बेंजीन। ये काले धुएं के साथ में जलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र कल भी मैंने बताया था, CnH2n होता है। और इसके दो और श्रेणियां हैं, एक तो है एल्केन श्रेणी और एक है एल्काइन श्रेणी। तो एल्केन श्रेणी का तो सूत्र क्या होता है? एक तो क्या है? एल्केन, एल्केन श्रेणी है जिसका सूत्र होता है CnH2n+2, और एक होता है एल्काइन श्रेणी।
एल्काइन श्रेणी। इसका सूत्र होता है CnH2n-के2। तो आपसे किसका सूत्र पूछा गया था? एल्केन का पूछा गया था, जिसका सूत्र है सामान्य सूत्र CnH2n। CnH2n इनके अनुलग्न भी होते हैं। देखो, एल्काइन का अनुलग्न होता है आइन, एल्केन का अनुलग्न होता है इन, और एल्केन का अनुलग्न होता है एन। अगला क्वेश्चन देखें आप, निम्न में से कौन सा नर हार्मोन है? देखो, निम्न में से कौन सा नर हार्मोन? नर हार्मोन क्या होते हैं सबसे पहले ये समझना जरूरी है। नर हार्मोन वो हार्मोन है जो नर में लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लैंगिक लक्षणों के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। तो नर हार्मोन क्या है? जो लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लैंगिक लक्षणों के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? नर हार्मोन कहते हैं। और इनमें से नर हार्मोन कौन सा है? तो नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फिर सर ये दोनों क्या है? तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये मादा हार्मोन है, जो मादा में लैंगिक लक्षणों के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या पूछा है आपसे? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, जैसे आउटो ग्रंथि भी बोलते हैं। ये थायराइड ग्रंथि या आउटो ग्रंथि गले में इस जगह पर होती है, दोनों तरफ, जिसको थायराइड या आउटो ग्रंथि कहते हैं। इसे थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। और जब भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है? आयोडीन की कमी हो जाती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और ये थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? फूल जाती है। इसके फूलने से गलगंड या घेंगा रोग होता है। इसके फूलने से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। इससे घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है, जो आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल आनुवंशिकी से संबंधित क्वेश्चन है। मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किया था? तो मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। उद्यान मटर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस एजुकेशन को थोड़ा कठिन करके यूं पूछ सकते हैं कि उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। अगला क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण। क्या पूछा है? मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है? तो मानव में लिंग निर्धारण का कार्य नर करता है। कौन करता है? नर। देखो, लिंग निर्धारण कैसे होता है? लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है। एक तो होता है नर, तो नर में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। और एक होती है मादा, मादा में दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं, या फिर यूं कहे एक जोड़ी होते हैं। तो नर में तो एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, और मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। जब एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं, एक्स मादा का और एक्स नर का गुणसूत्र मिलता है, तो लड़की लड़की पैदा होती है। और जब नर का वाई गुणसूत्र और मादा का एक्स गुणसूत्र मिलता है, तो लड़का पैदा होता है। तो बताओ, लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी? ये किस पर निर्भर करता है? नर पर निर्भर करता है, क्योंकि वाई गुणसूत्र के द्वारा वाई गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलेगा, तब जाके क्या होगा? लड़का पैदा होगा। अर्थात लिंग निर्धारण में कौन लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? नर करता है, मादा नहीं करता। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव में अलिंग गुणसूत्र। देखो, लिंग गुणसूत्र तो एक जोड़ी होते हैं। लिंग गुणसूत्र तो कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं, जो नर में तो एक्स वाई के रूप में पाए जाते हैं, और मादा में एक्स एक्स के रूप में पाए जाते हैं। जबकि अगला क्वेश्चन है, मानव में अलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र नहीं पूछा है, अलिंग गुणसूत्र पूछा है। तो अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। बताओ कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। उन 46 गुणसूत्रों में से तो दो गुणसूत्र तो क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो बचे कितने? 44 गुणसूत्र। कितने बचे? 44 गुणसूत्र। तो अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। इनको 22 जोड़ी भी बोल सकते हैं, 22 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ये भी आसान क्वेश्चन है। किसे कहा जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल। जॉन ग्रेगर मेंडल, आनुवांशिकी का जनक जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संचरित होता है, मतलब प्रकाश का जो संचरण होता है, प्रकाश जो गति करता है, प्रकाश की जो गति होती है वो किस माध्यम में होती है, किस तरीके से होती है? तो देखें, प्रकाश गति करता है एक तो किरण के रूप में और एक तरंग के रूप में। तो प्रकाश
किरण और तरंग दोनों के रूप में गति करता है, इसलिए सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट होगा। डी ब्रोगली ने, नाम सुना होगा, डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक का नाम है। डी ब्रोगली ने प्रकाश की द्योत प्रकृति बताई। कौन सी प्रकृति बताई है? द्योत प्रकृति, द्योत प्रकृति बताइए, जो कण के रूप में भी और तरंग के रूप में, कण और तरंग के रूप में। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो समतल दर्पण की वस्तु समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर खड़ी होगी उतना ही दूरी पर क्या बनता है? उसका प्रतिबिंब बनता है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो हाइट है, दर्पण की जो ऊंचाई है, वो कम से कम वस्तु से आधी होनी चाहिए। तो ये 15 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आगे देखें यार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन, क्या दे रखा है आपको? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है, ऋणात्मक में होता है। ऐसे ही प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन निरावेशित होता है, निरावेशित होता है। क्या होता है? निरावेशित। तो 3 परमाणु के जो केंद्र हैं उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है, और जो नाभिक है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, और उसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन में तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आवेश पाया जाता है, उतना ही आवेश प्रोटॉन में पाया जाता है, लेकिन धनात्मक। और न्यूट्रॉन क्या होता है? निरावेशित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है विभवांतर। विभवांतर का मात्रक कितना होता है? तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक कितना होता है? वोल्ट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है तार की लंबाई प्रतिरोध से किस प्रकार संबंधित होती है? देखो प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात तार की जितनी लंबाई होगी, तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा। अर्थात जितना लंबा तार होगा उसमें विद्युत की हानि उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। तो प्रतिरोध क्या होता है? तार की लंबाई के समानुपाती होता है। इसी प्रकार से प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के वेद कर्मानुपाती होता है। तार की लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है, लेकिन तार के अनुप्रस्थ काट के क्या होता है? वेद कर्मानुपाती होता है। अर्थात तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तार की लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन यहाँ उल्टा है, अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है पहले समझ लीजिए आप। देखो जैसे मान लो ये तार है, तो इस तार को यहाँ से काटने पर ये जो मोटाई आई, ये वाली मोटाई, ये जो मोटाई आई, ये मोटाई को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। इसकी मोटाई को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। और ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। और अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटता है तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। उल्टा है यहाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस। अगला क्वेश्चन क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। ये 50 से 70% मात्रा में इसमें पाया जाता है। 50 से 70% मात्रा होती है मीथेन की। इसके साथ में एक और गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे बहुत सारी गैसें होती है इसमें, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो मुख्य रूप से पाई जाती है, मीथेन सबसे ज्यादा, फिर उससे कम पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो 25 से 45% तक पाई जाती है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? देखो मैंने कल भी बताया था आपको पीएच मान क्या होता है। पीएच मान किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का स्केल है। पीएच क्या है? पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन है। क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखो मैं यहाँ समझाता हूँ बड़े आपको। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उस स्केल को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच मान
जीरो से लेकर 14 तक होता है। पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है? जीरो से लेकर 14 तक होता है। इसमें जीरो से तो बड़ा हो पीएच का मान, पीएच का मान जीरो से बड़ा हो और 7 से छोटा हो, तो जो विलेन है वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। साथ में अगर पीएच मान कितना है? 7 है, पीएच मान 7 है तो वो कैसा होगा? उदासीन होगा। और अगर पीएच का मान 7 से बड़ा है और 14 से छोटा है तो वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है नींबू के रस का पीएच मान, तो नींबू के रस का पीएच मान होता है लगभग 2.2। कल मैंने आपको जठर रस का पीएच मान बताया था, उसका जठर रस का पीएच मान होता है 1.2। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगला क्वेश्चन है एसिड लेपन किसे कहते हैं? एसिड लेपन किसे कहते हैं? इसको गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं, एसिड लेपन। तो किसी लोहे की वस्तुओं पर एसिड लेपन किसे कहते हैं? लोहे की वस्तुओं पर, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए, किसे बचाने के लिए? जंग से। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। उस पतली परत को चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एसिड लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो देखो, लोहे की वस्तुओं पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एसिड लेपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन क्या है? एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम बताइए। अयस्क का नाम भी बताना है और सूत्र भी बताएं। तो एल्यूमिनियम का अयस्क का नाम है बॉक्साइट और इसका सूत्र होता है Al2O3.2H2O। इसमें जल के क्रिस्टलन जल के 2 अणु पाए जाते हैं। और साथ में मैंने यहाँ मरकरी का लिख रखा है जो इंपॉर्टेंट है। मरकरी का जो अयस्क है वो होता है सिनेबार, इसका सूत्र होता है Hg। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव नेत्र के मानव मानव में नेत्रदान के समय, मानव में नेत्रदान के समय नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो मानव में नेत्रदान के समय नेत्र का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। कौन सा भाग? कॉर्निया। कॉर्निया भाग, इसको स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल। देखो, अगर आपको नेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो मैंने नेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी लगभग 40-45 मिनट की क्लास है जो मैंने वीडियो क्या नाम है यूट्यूब में अपलोड कर रखी है। वहां पे जाके आप संपूर्ण जानकारी इसकी ले सकते हैं। चित्र बनाना वगैरह सब सिखा रखा है मैंने वो। तो कौन सा भाग है? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। ये अपनी आंख का एक उभरा हुआ भाग है जो पारदर्शी भाग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न का रासायनिक सूत्र लिखिए। देखो आपको यहाँ पर 3 यौगिक दे रखे हैं, उन 3 यौगिकों के रासायनिक सूत्र पूछे गए हैं। पहला है विरंजक चूर्ण, दूसरा है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, तीसरा है मिल्क और मैग्नीशियम। विरंजक चूर्ण का सामान्य या रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, जो रंग उड़ाने में क्या होता है? काम आता है। अगला है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये जो बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा है, जो खाने के लिए काम में लिया जाता है, जिसे भोजन को पकाने में, बाटी वगैरह को फुलाने के लिए इसमें काम में लिया जाता है। और साथ में इसका उपयोग आप पेट की अम्लता को दूर करने में भी कर सकते हैं। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सूत्र होता है MgOH का होल 2 है, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग भी पेट की अम्लता यानी कि अपच, एसिडिटी को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? जूल के तापन नियम। क्या पूछा है? जूल के तापन नियम का सूत्र लिखिए। तो जूल का तापन नियम उष्मा से संबंधित है। जैसे आपने प्रेस इस्त्री सुने होगा नाम, उसमें जैसे अपन विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो प्रेस क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। अर्थात वो विद्युत धारा किसमें चेंज होगी, किसमें परिवर्तित होगी? उष्मा में चेंज होगी। जैसे अपन बल्ब जलाते हैं तो बल्ब जलाते वक्त जो विद्युत धारा है वो एक तो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है और एक बल्ब गर्म होता है तो उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो उसी से संबंधित क्या है? जूल का तापन नियम है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है उष्मा, H बराबर I²RT। अगला क्वेश्चन है जल के साथ CaO। अगला क्वेश्चन क्या है? जल के साथ CaO की अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? तो देखो अभिक्रिया करवा दो। ये एक CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। आप लोग दीपावली के समय आजकल तो नहीं लेके आते हैं, आजकल तो एशियन पेंट वगैरह बड़ी बड़ी बाल्टियां वगैरह लेके आते हैं, लेकिन पहले अभी भी आता है घर चूना का कट्टा आता है। फिर उस चूने के कट्टे को घर पे लाके उसको किसमें, मटकी में या फिर पेपे वगैरह में डाल के पानी डाल दे तो वो उबलता है। तो वही क्रिया पे ये वही क्रिया यहाँ पे करवाने के लिए बोल रहा है। तो ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है CaO।
ये अपन कट्टा ले आए घर से, अब इसको अपने पीपे में या फिर किसी मटके वगैरह में डालने के बाद में इसमें क्या डाल दिया, जल। तो ये उबलेगा, उबलने के बाद में क्या बनेगा, CaOH का होल टू एच बनेगा। तो देखो ये बिना बुझा हुआ चूना था, क्या था ये, बिना बुझा हुआ चूना, और क्या बन गया, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना जिसका उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पीओपी। किसी के हाथ पैर वगैरह टूट जाते हैं, तो जब हड्डियां वगैरह टूट जाती है तो हड्डियों में प्लास्टर चढ़ाने के लिए जो काम में लिया जाता है उसका उपयोग वो क्या होता है, पीओपी होता है। घरों में सजावट वगैरह करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो पीओपी का पूरा नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या नाम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.12H2O। जब इसकी क्रिया आप 1.5 H2O के साथ करवा देते हो, H2O के साथ करवा देते हो, तो आपके पास CaSO4.2H2O प्राप्त होता है, जिसका नाम है जिप्सम। तो ये तो है पीओपी और ये हो गया जिप्सम। अब 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं जिसको मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक उच्चतम होता है। अभी मैंने बताया गलनांक क्या होता है, वह ताप होता है जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलने लग जाता है, उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो किसका उच्चतम होता है, तो इसमें से कॉपर, सिल्वर, सोडियम और टंगिस्टन। तो टंगिस्टन का क्या होता है, उच्चतम होता है गलनांक। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा DW, इसको बोलते हैं टंगिस्टन। और आपने पहले 100 वाट का बल्ब आता था, उस 100 वाट के बल्ब में इस प्रकार से यहाँ एक तंतु होता था, लगा होता था, ये तंतु टंगिस्टन का बना होता था, क्या बना होता है। इसके बाद में रक्तदाब किस उपकरण द्वारा मापा जाता है, तो रक्तदाब को स्पाइग्नोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है, जिसको रक्तदाब मापे भी कह सकते हो। इस जो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है वो होता है 120/80 mmHg। फिर अगला क्वेश्चन है Cu कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जल हाइड्रोजन के साथ करवाई जा रही है, तो आपके पास बन रहा है कॉपर और जल में कौन उपचयित हो रहा है और कौन अपचयित हो रहा है। तो देखो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। उपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण, उपचयन को या ऑक्सीकरण को एक ही बात है। मतलब अगर किसी पदार्थ में, किसी यौगिक में या किसी तत्व में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वहां पर क्या होता है, उपचयन होता है। और अगर ऑक्सीजन वहां से हटता है तो फिर वहां पर क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। तो देखो यहाँ पर आपको बताना है कि किसका तो उपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड में से, यहाँ पर देखो ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन की क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जहाँ कमी होती है वहां तो होती है अपचयन, वहां पर क्या होता है, अपचयन। तो CuO का क्या हो रहा है, Cu क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और यहाँ देखो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहां होता है उपचय। तो यहाँ पर H2 का क्या हो रहा है, H2 क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो ये आपके सुपर 30 क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़िया, चलिए ऐसे ही सुपर 30 क्वेश्चंस को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।